नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 11 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हमें कवर करने हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे डिस इन्फॉर्मेशन से संबंधित। दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में अमेंडमेंट करने के लिए पिछले साल जो बिल आया था उस पर चर्चा होगी ऑनगोइंग पार्लियामेंट सेशन में। इससे संबंधित ये आर्टिकल है और ये आर्टिकल डिसइंफॉर्मेशन और कोग्निटिव हैकिंग से संबंधित है। मतलब आपकी समझने की जो क्षमता है, सोचने और समझने की क्षमता, उसकी हैकिंग, ये एक प्रकार से साइबर अटैक है। और तीसरा आर्टिकल यहाँ पे ये देखो चाइना को काउंटर करने से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे हम लेकिन कल डिस्कस करेंगे। अभी चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिसइंफॉर्मेशन से संबंधित है। देखो इस पूरे आर्टिकल की थीम ये है, डिसइंफॉर्मेशन और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के बीच काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं और डिसइंफॉर्मेशन भी एक प्रकार से साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है। तो विभिन्न स्टेक होल्डर्स के द्वारा, जैसे विभिन्न देशों की सरकारें या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटी, इन सब ने मिलकर साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए जो स्टेप्स उठाए हैं, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स से निपटने के लिए जो स्टेप्स उठाए हैं, उनसे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं डिसइंफॉर्मेशन यानी फेक न्यूज़ से लड़ने के लिए। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में और आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? देखो साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कंप्यूटर सिस्टम या फिर नेटवर्क्स की प्रोटेक्शन और उनके डिफेंस पर फोकस करना, ताकि हमारी लाइफ्स को डिसरप्ट होने से बचाना। अगर देखो अभी जिस कंप्यूटर पे वीडियो बन रही है, अगर इस पे साइबर सिक्योरिटी अटैक होगा तो हमारी लाइफ डिसरप्ट हो जाएगी ना, हम अपनी एडिटोरियल डिस्कशन जारी नहीं रख सकेंगे। तो यही साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है, कंप्यूटर सिस्टम्स और नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना, ताकि हमारी डिजिटल लाइफ्स को डिसरप्ट होने से बचाया जा सके। जो क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं वो देखो अलग अलग अटैक्स का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जांपल फिशिंग या फिर डिनायल ऑफ सर्विस। फिशिंग में क्या होता है? फिशिंग में क्रिमिनल एलिमेंट्स के द्वारा जाल बिछाया जाता है। जैसे आपको एक ईमेल भेजा गया कि आपका जो पासवर्ड है जीमेल का वो एक्सपायर हो रहा है, आप अपना पासवर्ड चेंज कीजिए। या फिर आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसमें पासवर्ड को अपडेट करने की आवश्यकता है। ऐसी सिचुएशन में वो लोग जो साइबर सिक्योरिटी में ज़्यादा लिटरेट नहीं होते वो फंस जाते हैं, वो पासवर्ड अपडेट कर देते हैं और ये सारे पासवर्ड चला जाता है उन क्रिमिनल एलिमेंट्स के पास और बाद में वो इसे मिसयूज़ करते हैं। उसी प्रकार से एक और अटैक का आपको एग्जांपल दूँ, डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है, सर्वर को देखो बहुत सारी आर्टिफिशियल रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं। मान लीजिए onlyis.com जिस सर्वर पर है उस सर्वर पर बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजी जाएं, वो आर्टिफिशियल रिक्वेस्ट हो, तो उस सर्वर पर लोड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। फिर वो लोग जो वास्तव में इस साइट को एक्सेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कुछ पीडीएफ डाउनलोड करनी है, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियल रिक्वेस्ट आ रही हैं onlyis.com पर और इससे सर्वर पर लोड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो एक्चुअल यूजर्स इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ये है डिनायल ऑफ सर्विस। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे अटैक्स होते हैं जिसका सहारा लेते हैं क्रिमिनल एलिमेंट्स और इनसे आईटी सिस्टम की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ये सब कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। अब देखो साइबर सिक्योरिटी को आप कंपेयर कीजिए डिसइंफॉर्मेशन से। डिसइंफॉर्मेशन भी एक प्रकार से, डिसइंफॉर्मेशन आप एग्जांपल के तौर पे इसे फेक न्यूज़ मान लीजिए। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन के बीच काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन एक समझने के लिए मान लीजिए डिसइंफॉर्मेशन भी एक अटैक है और हमारे सोचने की क्षमता को कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली चीज़ है। देखो हमें बहुत सारी अगर गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हमारी जो सोचने और समझने की क्षमता है वो तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी ना। हमें एक ही तरह की पिक्चर दिखाई जाएगी। जैसे यूएसए में देखो, यूएसए में बहुत से लोग डिसइंफॉर्मेशन का शिकार हो गए कि हाँ इलेक्शन में वास्तव में धांधलेबाजी हुई है। उनके सामने बार बार यही इंफॉर्मेशन परोसी गई अलग अलग फॉर्म्स में, तो कुछ लोगों को लगने लगा सही में
कि इलेक्शन में धांधलेबाजी हुई है, उनकी जो समझने की शक्ति थी वो कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि डिसइंफॉर्मेशन फैलाता कौन है। ये तो हमें पता लग गया, साइबर सिक्योरिटी को नुकसान कौन पहुंचाता है, क्रिमिनल एलिमेंट्स जिनका मोटिव होता है, कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ इवन फन के लिए भी ऐसा करते हैं। लेकिन डिसइंफॉर्मेशन की बात करें, ये कौन फैलाता है? देखो, नेशन स्टेट एक्टर्स जैसे चाइना, रशिया, इनकी तो स्टेट एजेंसीज भी फेक न्यूज़ फैलाती हैं। इसके अलावा आइडियोलॉजिकल बिलीवर्स, हमारे देश में कोई राइट विंग का है, कोई लेफ्ट विंग का है, ऐसे ऐसे लोग भी डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट जो टेररिस्ट होते हैं, इंसर्जेंट्स होते हैं, वो भी अपने मोटिव्स को अचीव करने के लिए डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। जैसे वीडियो को मैनिपुलेट कर लिया, सिर्फ एक साइड की पिक्चर दिखाई गई, या फिर डीप फेक के बारे में हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं। डीप फेक का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से मीडिया यानी इमेज और वीडियो इन सब को मैनिपुलेट करना, ये होता है डीप फेक। इसके अलावा देखो, इकोनॉमिकली मोटिवेटेड एंटरप्राइजेस हैं, जैसे कई बड़ी कंपनीज अपनी कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट भी डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। इन सब का मकसद क्या होता है? ये सारे एक्टर्स जब डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं तो इनका क्या मकसद होता है? सोशल डिस्कॉर्ड पैदा करना, समाज में विभिन्न ग्रुप्स के बीच तनाव पैदा करना ताकि पोलराइजेशन को इंक्रीज किया जा सके और एक आइडेंटिटी के नाम पे वोट मांगे जा सके। इसके अलावा इलेक्शन की आउटकम को इन्फ्लुएंस करना। देखो, आगे आर्टिकल में थोड़ा और भी बोला जाता है, जैसे साइबर सिक्योरिटी और डिसइंफॉर्मेशन के बीच काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। जैसे साइबर अटैक्स का टारगेट होते हैं कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जबकि डिसइंफॉर्मेशन किसको एक्सप्लॉइट करते हैं? हमारे अंदर देखो कहीं ना कहीं इनहेरेंट कॉग्निटिव बायसेस होते हैं। जैसे देखो, हम में से कुछ लोग अगर कहीं ना कहीं उनका कोई सॉफ्ट कॉर्नर है बीजेपी के प्रति, तो वो फार्मूलाज को अच्छा बताएंगे, लेकिन कुछ लोग जो बीजेपी के अगेंस्ट हैं वो फार्मूलाज को गलत बताएंगे। तो ऑलरेडी जो इनहेरेंट कॉग्निटिव बायस होता है ना, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं डिसइंफॉर्मेशन वाले। इसके अलावा लॉजिकल फैलेसीज, मतलब लॉजिक के बेस पे नहीं सोचते। जैसे कुछ लोगों से पूछा जाएगा कि हाँ भाई, फार्मूलाज क्यों खराब हैं? बस खराब हैं, प्रोविजंस की बात नहीं करेंगे। उसी प्रकार से कुछ लोगों से पूछा जाए कि फार्मूलाज क्यों अच्छे हैं? बस अच्छे हैं, लॉजिक की बात नहीं करेंगे, प्रोविजंस की बात नहीं करेंगे कि क्यों अच्छे हैं। तो इन्हीं चीजों को एक्सप्लॉइट किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी। देखो, साइबर सिक्योरिटी अटैक्स कैरी आउट किए जाते हैं, एग्जीक्यूट किए जाते हैं मालवेयर, वायरसेस, ट्रोजन्स, बोटनेट्स, इन सब की सहायता से। और डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है कैसे? डीप फेक्स की सहायता से, चीप फेक्स की सहायता से, मैनिपुलेटेड, मिसकॉन्टेक्चुअलाइज्ड। जैसे आपने 1 घंटे की स्पीच दी, तो आपकी स्पीच का 10 सेकंड का हिस्सा उठा लिया जाएगा और उसे एक अलग कंटेक्स्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये होता है मिसकॉन्टेक्चुअलाइज्ड। इसके अलावा मिस एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, इनकी सहायता से डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। तो अगर देखो एग्जाम में कॉग्निटिव हैकिंग के बारे में पूछा जाता है, व्हाट इज कॉग्निटिव हैकिंग, तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, कॉग्निटिव हैकिंग इज ए साइबर अटैक। कॉग्निटिव हैकिंग एक साइबर अटैक है जिसका ऑब्जेक्टिव ये होता है लोगों की परिसेप्शन को मैनिपुलेट करना, यानी रियलिटी के बारे में आपकी क्या परिसेप्शन है उसे मैनिपुलेट करना, बाय एक्सप्लॉइटिंग देयर साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज। अब जैसे कुछ लोग इमोशनल होते हैं, किसी चीज़ से आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, किसी आइडियोलॉजी के साथ में, तो फिर आप लॉजिकली नहीं सोच पाते। तो आपकी ये जो साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज़ है ना, उनको एक्सप्लॉइट करके लोगों की परसेप्शन को मैनिपुलेट करना, ये मतलब होता है कॉग्निटिव हैकिंग का। और ये एक प्रकार से साइबर अटैक है। फीचर्स क्या क्या हैं कॉग्निटिव हैकिंग के? कॉग्निटिव हैकिंग का जो अटैक होता है, ये देखो आपके बायसेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अभी आपका किसी आइडियोलॉजी के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है, चाहे वो राइट विंग की हो, लेफ्ट विंग की हो, वो बायस जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर आप बार बार डिसइंफॉर्मेशन को देखोगे, उसे सुनोगे। इवेंचुअली आखिरकार
आपकी क्रिटिकली सोचने की जो क्षमता है या फिर लॉजिकली सोचने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो जाती है, आप न्यूट्रली नहीं सोच पाते हो। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है कोग्निटिव हैकिंग का जो अटैक होता है, इसकी कोशिश होती है टारगेट ऑडियंस के थॉट्स और एक्शंस को चेंज करना, सोसाइटी को गैल्वनाइज करना यानी सोसाइटी को मोबिलाइज करना। इसके अलावा सोसाइटी में जो डिसहार्मनी है, सद्भाव है सोसाइटी का, उसे भी नुकसान पहुंचाना। नेक्स्ट फीचर कैसे लोग रियलिटी को देखते हैं, उस परसेप्शन को मैनिपुलेट करना, यह भी ऑब्जेक्टिव होता है कोग्निटिव हैकिंग का। वही एग्जांपल यूएस कैपिटल वाला कि यूएस कैपिटल का अटैक क्यों हुआ, क्योंकि एक बड़े तबके को ऐसा लगता था कि वास्तव में इलेक्शन में धांधलेबाजी हुई है, क्योंकि वो बार बार डिसइंफॉर्मेशन का शिकार हुए थे, तो रियलिटी को देखने की उनकी जो क्षमता थी वो प्रभावित हो गई थी। उनको सही में लगने लगा कि हाँ, इलेक्शन में धांधलेबाजी हुई है। इसके बाद आर्टिकल में बात की जाती है डिसइंफॉर्मेशन कितना खतरनाक है, या फिर बात करें कि कोग्निटिव जो हैकिंग होती है इसका कितना गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। देखो, आर्टिकल में कहा जाता है जो कोग्निटिव हैकिंग है ना, ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो साइबर अटैक होता है उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि साइबर अटैक को रिपेयर किया जा सकता है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे साइबर अटैक हुआ है, उसे रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन कोग्निटिव हैकिंग को रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। एक बार देखो किसी की सोच पूरी तरह से बदल दी जाए तो बाद में उसकी सोच को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, माध्यम नए हैं, डिजिटल मीडिया आज के समय में आया है, लेकिन पहले भी कोग्निटिव हैकिंग होती थी। हिस्ट्री में काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि कोग्निटिव हैकिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया हो सोसाइटी को चेंज करने के लिए, गवर्नमेंट्स को उखाड़ फेंकने के लिए। कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं कोग्निटिव हैकिंग के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। जैसे देखो, जब कोविड-19 की महामारी आई तो उस समय यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, आयरलैंड, साइप्रस, बेल्जियम, इन देशों में एक अफवाह फैल गई कि जो 5G के टावर्स हैं उनसे भी कोविड-19 की जो महामारी है वो बढ़ सकती है। सोच के देखिए, ये अफवाह फैली कि 5G के टावर से भी जो ये नोवल कोरोना वायरस है ये फैल सकता है। तो बहुत सी जगहों पर इन देशों में 5G टावर्स को जला दिया गया। इसके अलावा हमारे देश में भी कोविड-19 के बारे में कितनी भ्रांतियां फैली, अभी भी फैल रही हैं कि दवाई काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है। इवन शुरुआत में बहुत से लोग तो ये भी बोलते रहे काफ़ी समय तक, ये कोविड-19 कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ सरकार बेवकूफ़ बना रही है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। बहुत से लोग ये मानते रहे। इसके बाद आर्टिकल में चैलेंजेस की बात की जाती है। देखो, सबसे पहला चैलेंज तो वही है जो हमने अभी डिस्कस किया कि ये कोग्निटिव हैकिंग, डिसइंफॉर्मेशन वैसे कोई नई चीज़ नहीं है। पास्ट में भी डिसइंफॉर्मेशन विभिन्न लोगों के द्वारा फैलाई जाती थी, बट अब देखो एकदम से इंटेंसिटी और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, क्योंकि टूल्स उपलब्ध हैं जैसे डीप फेक, डिजिटल मीडिया, इनके माध्यम से डिसइंफॉर्मेशन फैलाना आसान हो गया है। यानी कोग्निटिव हैकिंग अब करना पहले के अपेक्षाकृत आसान हो गया है। और दूसरे चैलेंजेस ये हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं है वेरियस स्टेक होल्डर्स के बीच कोग्निटिव हैकिंग से निपटने के लिए। जैसे देखो, ट्विटर, फेसबुक, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग नॉर्म्स हैं डिसइंफॉर्मेशन से निपटने के लिए, तो रिस्पॉन्स आपस में कोई कोऑर्डिनेटेड नहीं है। जबकि दूसरी तरफ देखो, साइबर अटैक से निपटने के लिए वेरियस स्टेक होल्डर्स जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स, सरकारें, ये सब एक साथ आए हैं साइबर अटैक से निपटने के लिए, बट साइबर हैकिंग से निपटने के लिए ये स्टेक होल्डर्स एक साथ नहीं आ पाए हैं। इवन कोई कंसिस्टेंट क्लासिफिकेशन भी नहीं है डिसइंफॉर्मेशन की, कोग्निटिव हैकिंग की, कोई एक डेफिनेशन नहीं है, पॉलिसी, नॉर्म्स, ये सब एक नहीं है। तो इस प्रकार की इनकंसिस्टेंसी होने की वजह से जो परपिट्रेटर्स हैं, जो डिसइंफॉर्मेशन को कैरी आउट करते हैं, वो अपनी बाउंड्रीज को पुश करते हैं, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लॉइट करते हैं डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए। और देखो, कई बार जब डिसइंफॉर्मेशन से निपटने की कोशिश की जाती है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हवाला दिया जाता है। मतलब ये लाइन काफी ज्यादा थिन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बीच और
डिसइंफॉर्मेशन के बीच, दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करना जरूरी है। वे फॉरवर्ड में देखो कहा जाता है जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों में साइबर सिक्योरिटी को मजबूत किया गया है, उससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं कोग्निटिव हैकिंग से निपटने के लिए, यानी डिसइंफॉर्मेशन से निपटने के लिए। पिछले कुछ सालों में साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया है। इसके अलावा गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे डिफेंस इन डेप्थ, थ्रेट मॉडलिंग। डिफेंस इन डेप्थ में क्या होता है, लेयर्स क्रिएट की जाती हैं डिफेंस की। पहली लेयर जैसे फायरवॉल क्रिएट कर दी, फायरवॉल के बाद ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर कोई वायरस फायरवॉल को क्रॉस कर गया फिर सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस आएगी, तो इसे कहा जाता है डिफेंस इन डेप्थ, जब डिफेंस की काफी सारी लेयर्स होती हैं। इसके बाद है रेड टीम, ब्लू टीम। ये एक प्रकार से सेल्फ अटैक किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलप करने के द्वारा ही, ताकि पूरे सॉफ्टवेयर में जो वल्नरेबिलिटीज हैं उनको फाइंड आउट किया जा सके और उसे एड्रेस किया जा सके। ये सब साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए हुआ है। और भी काफी सारी चीजें जैसे ISACS, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एनालिसिस सेंटर, और ग्लोबल नॉलेज बेस इस्टेब्लिश किए गए हैं ऑफ सिक्योरिटी बग्स, जिसमें हर प्रकार के वायरस, ट्रोजन्स, इनकी जानकारी होती है एक ही जगह पे। इस प्रकार से डिसइंफॉर्मेशन के लिए भी ग्लोबल नॉलेज बेस इस्टेब्लिश किया जा सकता है, जहां पे हर प्रकार की इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन की जानकारी मिले। इंफॉर्मेशन शेयरिंग देखो जितनी ज्यादा हो, डिसइंफॉर्मेशन उतनी ही कम से कम फैलेगी। जैसे अब देखो यूपीएससी ने नोटिफिकेशन थोड़ा डिले कर दिया। अगर यूपीएससी हमें सीधा सीधा बताती है कि कोर्ट केस के कारण थोड़ा सा जो नोटिफिकेशन है वो डिले हुआ है, तो किसी प्रकार के कयास नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन अगर यूपीएससी कुछ भी नहीं बोलेगी और नोटिफिकेशन डिले हो गया, तो फिर अफवाहें फैलने लगेंगी, डिसइंफॉर्मेशन फैलने लगेंगे कि इस साल क्या आपका पेपर ना हो, समझ गए। और भी कई तरह के कयास लोग लगाने लगेंगे, अफवाहें फैलने स्टार्ट हो जाएंगी। तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन आएगी मार्केट में, उतनी ही डिसइंफॉर्मेशन कम फैलेगी। ये बात विभिन्न सरकारों को भी ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट है डेवलप डिसइंफॉर्मेशन डिफेंस सिस्टम। डिसइंफॉर्मेशन के डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, डेवलप किया जाए। कैसे? देखो, वो लोग जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, उनकी आइडेंटिटी को समझ के, उनके तरीकों को समझ के, उनकी एक्टिविटीज और उनके बिहेवियर को समझ के कैसे समझा जाए, साइबर सिक्योरिटी डोमेन से नॉलेज ली जा सकती है। अगर देखो डिसइंफॉर्मेशन को साइबर सिक्योरिटी थ्रेट समझा जाए, मतलब जैसे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के लिए सीरियसनेस है, उसी प्रकार से डिसइंफॉर्मेशन को भी अगर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट माना जाता है, तो हम काफी अच्छे स्टेप्स ले सकते हैं कोग्निटिव हैकिंग को रोकने के लिए। इसके बाद तो देखो यही पॉइंट है कि नीड ऑफ ऑथेंटिसिटी। अभी क्या है, देखो ट्विटर पे, फेसबुक पे कोई भी पर्सन अपना अकाउंट बना सकता है, इवन नाम देना भी जरूरी नहीं है। तो ये जो एनोनिमिटी आती है ना, कि हाँ कोई अज्ञात होके भी अपना अकाउंट बना सकता है, इससे डिसइंफॉर्मेशन ज्यादा फैलती है। अब मान लीजिए आप, सिर्फ एग्जाम्पल है, मैं यूं नहीं कह रहा हूं ऐसा करना चाहिए, सिर्फ एग्जाम्पल है, मान लीजिए ट्विटर को आधार कार्ड से जोड़ देते हो आप, मतलब जो अपना सिर्फ आधार कार्ड नंबर देगा, आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होगी, वही ट्विटर पे अकाउंट बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। फिर देखो डिसइंफॉर्मेशन फैलनी कितनी कम हो जाएगी। लेकिन इसके भी कुछ सीरियस रिपरकशंस हो सकते हैं, इसलिए मैंने पहले ही क्लैरिफाई किया। ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि ऑथेंटिसिटी अगर होती है यूजर्स की, तो डिसइंफॉर्मेशन कम फैलती है। जैसे साइबर सिक्योरिटी के लिए इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, उसी प्रकार के इंफॉर्मेशन सेंटर डिसइंफॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए स्टैब्लिश किए जाएं। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, ये सब आपस में कोऑर्डिनेट करें डिसइंफॉर्मेशन से निपटने के लिए, जैसे ये कोऑर्डिनेट करते हैं साइबर थ्रेट से निपटने के लिए। मीडिया को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। मीडिया देखो खुद ही डिसइंफॉर्मेशन फैला देता है, कई बार चाहते हुए, कई बार ना चाहते हुए। अब जैसे 26 जनवरी को जब वायलेंस हुआ, दोपहर को एक खबर फैली काफी तेजी से कि एक प्रोटेस्टर को गोली मार दी गई है, इसलिए प्रोटेस्ट जो है वो और ज्यादा भड़क गया है। हालांकि बाद में पुलिस के द्वारा कहा गया ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उस प्रोटेस्टर की ट्रैक्टर पलटने से डेथ हुई थी, यह पुलिस के द्वारा बाद में कहा गया। लेकिन तब तक काफी सारे मीडिया चैनल्स पर बड़े बड़े पत्रकारों ने, जैसे राजदीप सरदेसाई, इन्होंने भी इस न्यूज को शेयर कर लिया था।
देखो, आप में से बहुत कम लोगों ने मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया है, 1-2% भी नहीं होंगे आप में से जिन्होंने मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया होगा। लेकिन मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि आपको भी इस चीज की समझ है, जब वायलेंस घटित हो रहा होता है ना, जब वायलेंस मान लीजिए हो रहा है, अभी भी कंटिन्यू में है, फॉर एग्जाम्पल कोई राइट हो रहा है, तब इस प्रकार की न्यूज बिल्कुल नहीं शेयर करनी चाहिए, बेशक वो सही भी हो कि हाँ किसी मंदिर को नुकसान पहुंचा है या फिर मस्जिद को नुकसान पहुंचा है, किसको गोली मारी गई है, क्या हुआ है। ऐसी न्यूज जब वायलेंस कंटिन्यू हो रहा होता है तब नहीं शेयर करनी चाहिए। ये चीज आपको पता है, तो क्या बड़े बड़े मीडिया चैनल्स को, बड़े बड़े पत्रकारों को नहीं पता है कि भाई मैं अभी एक बार ना शेयर करूं जिससे वायलेंस और ज्यादा भड़क जाए? उनको पता है, लेकिन वही बात, टीआरपी या फिर अपनी जो फॉलोइंग है इंक्रीज करने के लिए कि मैंने सही न्यूज दी है, ये सब लोग करते हैं। तो मीडिया को और ज्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है। इसके बाद लास्ट में बात की जाती है, जैसे देखो साइबर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी सारी इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 1000 एंटिटीज़ ने पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस साइन की थी। इसके अलावा 52 कंट्रीज और इंटरनेशनल बॉडीज़ ने क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन टू एलिमिनेट टेररिस्ट एंड वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट ऑनलाइन साइन किया। तो इसी प्रकार से विभिन्न देशों को एक साथ आना चाहिए डिसइंफॉर्मेशन से निपटने के लिए। जैसे स्टैंडर्ड्स, जैसी कन्वेंशंस साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए हैं, वैसी ही कन्वेंशंस, वैसे ही स्टैंडर्ड्स साइबर डिसइंफॉर्मेशन से निपटने के लिए भी होनी चाहिए, ताकि बिजनेस इंटरप्शन, सोसाइटल ब्रेकडाउन, स्ट्रीट में वायलेंस, इन सब को होने से रोका जा सके। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम शामिल करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। कंटेक्स्ट देखो ये है, अर्जेंटीना की कांग्रेस ने हाल ही में 14 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी में एबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया। इंडिया की पार्लियामेंट भी इस ऑनगोइंग सेशन में ऐसा ही बिल पर चर्चा करेगी। उस बिल का नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020। लेकिन राइटर का ये कहना है, ये जो बिल है ये देखो महिलाओं को उनकी बॉडी पे ऑटोनॉमी नहीं देगा, बल्कि उनसे ऑटोनॉमी छीनेगा। कैसे, उसको जानने से पहले हम 1971 का ये जो एमटीपी एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, इसके बारे में जानते हैं। देखो ये एक्ट आया था 1971 में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को कम करने के लिए। अनसेफ एबॉर्शन काफ़ी ज़्यादा होते थे उस समय। अनसेफ एबॉर्शंस की वजह से मदर्स की डेथ हो जाती थी। तो इस रेशियो को कम करने के लिए एबॉर्शन को लीगलाइज किया गया था। इसके अनुसार अगर देखो 20 हफ्ते तक की जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। 12 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी को अगर टर्मिनेट करना है तो आपको एक डॉक्टर का अप्रूवल लेना है। अगर 12 हफ्तों से लेकर 20 हफ्तों के बीच की प्रेगनेंसी है तो उसे टर्मिनेट करवाने के लिए आपको अप्रूवल लेना है 2 डॉक्टर्स का। और देखो इस एक्ट में बोला गया है टर्मिनेशन तभी करवाया जा सकता है प्रेगनेंसी का जब वुमन को फिजिकल या फिर मेंटल हेल्थ संबंधित कोई रिस्क हो, या फिर किसी सेक्स क्राइम के बाद अगर प्रेगनेंसी आई है, सेक्स क्राइम जैसे रेप या फिर किसी मेंटली चैलेंज्ड वुमन के साथ इंटरकोर्स कर दिया गया हो, तब अगर प्रेगनेंसी अचीव हुई है तभी टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का करवाया जा सकता है। ये 2 सिचुएशन दे दी कि कब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। इस एक्ट के साथ देखो इश्यूज ये थे, ये एक्ट महिलाओं के राइट की रिस्पेक्ट नहीं करता है अपनी बॉडी के ऊपर। मतलब जब सिचुएशन दे दी एकदम से कि तभी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, किसी और सिचुएशन में नहीं। यानी कि वुमन की जो चॉइस है वो मैटर नहीं करती, वुमन की अपनी बॉडी के ऊपर जो अधिकार है वो मैटर नहीं करता। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जा सकता है। अब देखो एग्जाम्पल दिया जाता है, मान लीजिए किसी वुमन ने वॉलंटरी सेक्स किया और बाद में वो पर्सनल रीजंस के कारण डिसाइड करती है कि अब मुझे प्रेगनेंसी को एंड करना है, और वो महिला 24 वीक्स प्रेग्नेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में वो महिला अगर
अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाती है तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, अपराध होगा ऐसा करना। तो वो कोर्ट जाती है कि प्रेगनेंसी जो है वो मेरी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट मना कर सकती है, समझ गए? मतलब कोर्ट डिसाइड करेगी कि वास्तव में ये प्रेगनेंसी जो है महिला की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अब देखो, ये तो वो महिला ही जान सकती है ना कि उसके मेंटली किस प्रकार से वो सफ़र कर रही है फिलहाल वो प्रेगनेंसी की वजह से। कोर्ट कैसे डिसाइड कर सकता है? मतलब किसी पर्सन के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है वो दूसरा पर्सन नहीं डिसाइड कर सकता ना। ऐसे ही एक केस में स्टेट ने कोर्ट को ये बोला कि आप महिला की प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन को अलाउ मत कीजिए, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स करना ये एक वॉलंटरी एक्ट था और महिला इस बारे में अवेयर थी कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। ऐसा स्टेट के द्वारा बोला गया कोर्ट के सामने एफिडेविट फाइल करके, और कोर्ट ने उसे मान भी लिया। ऐसी सर्कमस्टांसिस में जब देखो कोर्ट मना कर देती है, तो ऐसी सर्कमस्टांसिस में कुछ महिलाएं क्या करती हैं, फिर इलीगल तरीके से एबॉर्शन करवाने की कोशिश करती हैं। अब इलीगल तरीके से एबॉर्शन जब करवाया जाता है वो मेथड्स सेफ नहीं होते और काफ़ी बार मदर्स की डेथ भी हो जाती है। जो ये अनसेफ एबॉर्शंस होते हैं, ये देखो मैटरनल डेथ्स का तीसरा सबसे बड़ा रीजन है इंडिया में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 आया। अब इस पर चर्चा होगी ऑनगोइंग सेशन में। इस बिल के प्रमुख फीचर्स की अगर हम बात करें, पहली चीज तो देखो लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है। पहले लिमिट कितनी थी? 12 हफ्ते और 20 हफ्ते। 12 से 20 हफ्ते के बीच की प्रेगनेंसी है तो दो डॉक्टर्स की अप्रूवल, और 12 हफ्ते से कम की प्रेगनेंसी है तो एक डॉक्टर की अप्रूवल। लेकिन अब इस लिमिट को इंक्रीज करके कर दिया जाएगा 20 हफ्ते और 24 हफ्ते, यानी कि 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करवाना है तो एक डॉक्टर का अप्रूवल, 20 से 24 हफ्ते के बीच की प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करवाना है तो 2 डॉक्टर्स का अप्रूवल, यानी लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है। बट देखो 20 से 24 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी है वो एक स्पेशल कैटेगरी की महिलाओं के द्वारा ही टर्मिनेट करवाई जा सकती है, जिसे एमटीपी रूल्स में सरकार के द्वारा डिफाइन किया जाएगा। वल्नरेबल वुमेन इंक्लूडिंग सर्वाइवर्स ऑफ रेप, विक्टिम ऑफ इंसेस्ट एंड अदर वल्नरेबल वुमेन, जैसे डिफरेंटली एबल्ड वुमेन और माइनर्स। ये जो कैटेगरी है ना महिलाओं की, ये 20 से 24 हफ्ते के बीच की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती हैं। नेक्स्ट फीचर, एक सेकंड कहाँ गया वो, हाँ। अब देखो जिस महिला के द्वारा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया गया है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जा सकती हॉस्पिटल के द्वारा। सिर्फ उसी पर्सन को इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो लॉ के अंदर ऑथराइज्ड है इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, अदरवाइज किसी को इंफॉर्मेशन नहीं होगी। अब बात की जाती है इश्यूज की। क्या क्या इश्यूज हैं इस बिल में, नए बिल में? एक तो देखो पैट्रियार्की जो है वो भी बरकरार है इस बिल में। इस बिल में भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया गया है जिससे महिलाओं को उनकी बॉडी पे अधिकार मिले। अब प्रपोज्ड जो अमेंडमेंट बिल है ये वही बात करता है 20 हफ्ते तक की जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करवाने के लिए एक डॉक्टर का अप्रूवल, और 20 से 24 हफ्ते के बीच की प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करवाने के लिए 2 डॉक्टर्स का अप्रूवल। तो राइटर कहते हैं देखो प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगी वो भी डॉक्टर्स की विल पर, डॉक्टर्स की ओपिनियन पर, महिलाओं की विल मैटर नहीं करती। तीसरा इशू, बिल में यह भी कहा जाता है गवर्नमेंट एक मेडिकल बोर्ड सेटअप करेगा हर एक स्टेट में और यूटी में। मेडिकल बोर्ड जो है वो हर एक केस में फैक्ट्स पर रिलाई करेगा। बट देखो मेडिकल बोर्ड में जो लोग शामिल होते हैं ना उनके पर्सनल बिलीफ्स जो हैं वो भी मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, पास्ट में भी ऐसा देखा गया है। जैसे केस स्टडी है, मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने से मना कर दिया एक 13 साल की रेप सर्वाइवर में, क्योंकि उस मेडिकल बोर्ड में एक साइकियाट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक भी शामिल थी जिन्होंने कहा था कि प्रेगनेंसी के खत्म होने के बाद यानी बच्चे के जन्म के बाद मेंटल और इमोशनल ट्रामा से वो प्रेग्नेंट वुमन क्या लड़की 13 साल की वो नहीं गुजरेगी
तो साइकेट्रिस्ट का जो पर्सनल व्यू था वो हावी हो गया मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन पे। उस मनोचिकित्सक ने कहा कि 13 साल की लड़की जो है वो डिल्यूजन और हेलुसिनेशन से सफ़र नहीं कर रही है, कभी कभार एंजाइटी होती है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। तो ये मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन थी जिसे मान भी लिया गया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने। नेक्स्ट पॉइंट, वैसे देखो करंट बिल में बोला जाता है कि अगर भ्रूण में किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी है तो देखो प्रेगनेंसी के किसी भी स्टेज पर सेफ एबॉर्शन करवाया जा सकता है, लेकिन बिल में पर्सनल चॉइस जैसा कोई रीज़न नहीं दिया जाता प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने के लिए। अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि महिला के पार्टनर की डेथ हो गई या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के कारण या फिर किसी दूसरी बदली हुई परिस्थितियों के कारण महिला अब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना चाहती है, तो भी ऐसी सिचुएशन में कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है इस बिल में। लास्ट इश्यू, इस पूरे अमेंडमेंट बिल में वुमन वर्ड का बार बार इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और जेंडर डाइवर्स जो पर्सन्स हैं उनको सेफ एबॉर्शन की एक्सेस को डिनाई किया गया है। लास्ट में एक और भी पॉइंट है, 1971 के एक्ट में या फिर 2020 के अमेंडमेंट बिल में देखो ये भी बोला गया है कि एबॉर्शन परफॉर्म किया जाए सिर्फ और सिर्फ उन डॉक्टर्स के द्वारा जिनको स्पेशलाइजेशन हासिल है गायनेकोलॉजी में। लेकिन देखो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में खास करके रूरल एरियाज में 75% शॉर्टेज है ऐसे डॉक्टर्स की। तो रूरल एरियाज में खास करके जो प्रेग्नेंट वुमन हैं उनको डिफिकल्टी आती रहेगी सेफ एबॉर्शन की फैसिलिटी को एक्सेस करने में। कंक्लूजन में कहा जाता है देखो एबॉर्शन राइट्स जो हैं वो वुमन ऑटोनमी के सेंटर में हैं। ये महिलाओं का अधिकार होना चाहिए अपनी बॉडी के ऊपर, उनकी लाइफ कैसे हो ये डिसाइड करने का उन्हें पूरा अधिकार होना चाहिए। ना तो स्टेट ना ही डॉक्टर्स के पास कोई अधिकार है वुमन को एक सेफ एबॉर्शन डिनाई करने का। अगर डॉक्टर्स की ओपिनियन पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, इसका मतलब तो ये है ना महिलाओं को इस प्रकार से ट्रीट किया जा रहा है कि वो बच्चे हैं, वो अडल्ट नहीं हैं और वो जिम्मेदार नहीं है अपने फैसले खुद लेने में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।